हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारत में सांस्कृतिक तथा संजातीय विविधताएं, कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है। सामान्यतः कहा जाता है कि भारतीय समाज बहुजन समाज है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इस वजह से भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विशेषताओं वाला देश है। हम जानते हैं कि प्राचीन समय से लेकर के अब तक बहुत सारे बाह्य समूह भी भारत में आए आक्रमणकारी के रूप में, जिसमें शक आए, हूण आए, मंगोल आए, तुर्क आए। यूरोपियन समूह में भी कई सारे देशों के लोग आए व्यापार के माध्यम से। पहले पुर्तगाल से लोग आए। हम जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में प्रवेश करते हैं। डच आए, उसके बाद डेन आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि भारत में विभिन्न समूहों के आने के बावजूद आक्रमणकारी के रूप में फिर भी भारत की जो सांस्कृतिक विशेषता है वो अक्षुण्ण रही है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक रूप से उदार देश है, सहिष्णु देश है। उसने आने वालों लोगों का स्वागत किया है, लिबरल है। इसी वजह से उसकी जो पहचान है वो अभी भी बनी हुई है। अब इसमें हम देखें, ये जो लोग आए बाहर से, भारत में प्राचीन परंपराएं, पुराने समय देखिए परंपराएं आज तक जीवित हैं। और इन लोगों के प्रभाव से जो हमने दूसरी संस्कृति से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है, सो कॉल्ड हम आधुनिकता जिसकी बात करते हैं, आधुनिकता। आज के समय में हम अपने को आधुनिक होने का दावा करते हैं, पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को, प्रतिमानों को, संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि परंपराएं हमारी नष्ट नहीं हुई हैं, परंपराएं हमारी अक्षुण्ण रही हैं। इसीलिए एक परंपरा और आधुनिकता का कॉम्बिनेशन हमारे समाज में है। हम परंपराओं को भी मानते हैं और वैज्ञानिकता, तर्क जैसी आधुनिकतावादी मूल्यों को भी अपनाते हैं। भारत विविधतापूर्ण समाज होने के नाते, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश होने के नाते एक समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की आती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक मिश्रित सांस्कृतिक संपदा का निर्माण भारतीय समाज में हुआ है। अर्थात भारतीय समाज विविधता होने के बावजूद भी एक है, उसमें एकता का पुट विद्यमान है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे इसमें शब्द है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियां हैं, रहन सहन है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक प्रश्न उठता है कि संस्कृति क्या है। सांस्कृतिक विविधता की हम बात करते हैं तो संस्कृति क्या है। तो संस्कृति एक व्यापक शब्द है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसको दो भागों में हम समाजशास्त्री दो भागों में बांट करके भी अध्ययन करते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। इससे पहले हम ये जान लेते हैं संस्कृति है क्या चीज, संस्कृति का निर्माण क्यों होता है। प्राचीन समय से, जब से मानव जगत या मनुष्य जो है प्राचीन समय से अब तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न चीजों का निर्माण किया है, जिससे उसका जीवन सरल सुगम हो सके। तो उसी निर्माण के क्रम में जिन जिन चीजों का मनुष्य ने निर्माण किया है
उसे हम संस्कृति कहते हैं। उन्हीं सब चीजों को मिला करके संस्कृति का निर्माण होता है। मतलब संस्कृति क्या है? मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए जिस प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं होंगी, जिस प्रकार की, जिस समाज की, जिस क्षेत्र की जिस प्रकार की आवश्यकताएं होंगी, उसी प्रकार की संस्कृति का निर्माण होगा। इसीलिए सांस्कृतिक विविधताएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम आवश्यकताओं के लिए ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, क्षेत्र वाइज, भाषा वाइज, विचार मतलब एरिया वाइज, सबकी जरूरतें, आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो संस्कृति को दो भागों में बांट करके समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। संस्कृति दो भागों में बट सकती है, एक भौतिक संस्कृति, दूसरी अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो संस्कृति है जो मूर्त है, दृश्य है, दृश्यात्मक है, देखा जा सकता है, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन यापन में जो चीजें मूर्त रूप से दिख रही हैं, जैसे हम इसी इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड को ही देखें, परिवहन के साधनों को देखें, भवन निर्माण के विभिन्न प्रकार के तरीकों को देखें, पहनावे, पोशाक, कपड़े, ये सब भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। अर्थात जो संस्कृति अमूर्त होती है वो अभौतिक संस्कृति का पार्ट है। संस्कृति के जो तत्व अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, ज्ञान, कला, परंपरा, नैतिकता, शिष्टाचार, आचार विचार, व्यवहार, क्या है ये जो है अभौतिक संस्कृति का पार्ट है। कुछ समाजशास्त्री जैसे मैकाइवर भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता के नाम से करते हैं। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि जो हम हैं वो संस्कृति है और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। मतलब जो हम हैं, अर्थात जो हमारे पास ज्ञान है, जो विचार है, जो मतलब नैतिकता है, जो मूल्य हैं, जो मतलब विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्य हैं जिनको मैंने आत्मसात किया है, वो सब अभौतिक संस्कृति के पार्ट है। और जिन भौतिक चीजों का हमने निर्माण किया अपने जीवन के लिए, वो भौतिक संस्कृति के पार्ट हैं। तो इस प्रकार से हम सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने समाज में देख सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि संजातीयता क्या है। जिस संजातीय विविधता की बात हम कर रहे हैं कि भारत में संजातीय विविधताएं हैं, तो संजातीयता क्या है? संजातीयता क्या है? इसको हम दूसरे शब्दों में हम कहीं कहीं लिखा पाएंगे नृजातीयता। नृ शब्द का अर्थ होता है कल्चर। नृ शब्द का अर्थ होता है कल्चर। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं पे संजातीयता का मतलब जो है प्रजातीय भेदभाव, जातिगत भेदभाव से लगाया जाता है, जो कि गलत है। अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को अलग करना संजातीयता नहीं है, बल्कि संजातीयता क्या है? एक भावना है। समूह या समुदाय के लोगों की एक भावना है जो किससे बनती है? जिसमें क्या होता है? समान संस्कृति के लोग, समान धर्म के लोग, समान भाषा के लोग, समान क्षेत्र के लोग, समान वेशभूषा के लोग, समान जीवन विधि के लोग, जीवन शैली के लोग, क्या है? इसके आधार पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को अपने से पृथक करता है, अपने को अलग दिखाता है। तो संजातीयता क्या है? एक भावना है जो संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पहनावे, रहन सहन, जीवन विधि के आधार पर संरचित होती है। समझ में आई बात? तो संजातीय विविधता, संजातीय विविधताएं भी भारत में विद्यमान है, जिसका आधार क्या है? भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति भी आधार है। क्योंकि प्रत्येक समुदाय की या प्रत्येक जाति की कल्चर अलग अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि संस्कृति का निर्माण
एक लंबे कालक्रम के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। जैसी जैसी आवश्यकता है वैसे वैसे संस्कृति के तत्वों का निर्माण। अब हम आगे ये समझते हैं कि सांस्कृतिक विविधता या संजातीय विविधताएं से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। हमने बताया कि संजातीयता एक भावना है जो दूसरे समुदायों से एक विशेष समुदाय को अलग करती है। तो इस संजातीयता से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं हैं जो समाजशास्त्र विषय में या और भी जनरल क्वेश्चंस में भी लगातार पूछी जाती हैं। उसमें पहली अवधारणा है एथनोसेंट्रिसिज्म, नृजाति केंद्रवाद या स्वजाति केंद्रवाद। इसको एक साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं संजातीयता की प्रवृत्ति, संजातीयता की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, जो संजातीयता से पैदा होती है। जो संजातीयता की प्रवृत्ति है उसे हम एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, नृजाति केंद्रवाद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये स्वजाति केंद्रवाद क्या है। समुदाय के किसी भी समुदाय के लोगों में जब संजातीयता की भावना घर कर जाती है तो उनके अंदर एक भावना पैदा होती है, एक विचार पैदा होता है जिसको हम एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, स्वजाति केंद्रवाद कहते हैं। स्वजाति केंद्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति को उच्च और दूसरी संस्कृति को निम्न समझते हैं। दूसरी संस्कृति के प्रतिमानों और मूल्यों को अपनी संस्कृति के आधार पर अच्छा या बुरा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वजाति केंद्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने संस्कृति को, अपने रहन सहन को, अपने जीवन शैली को, अपने व्यवहार को उच्च मान करके समाज का अध्ययन करता है, समाज को देखने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि एथनोसेंट्रिसिज्म अपने समुदाय को, अपने सांस्कृतिक विविधता, अपने सांस्कृतिक विवरण को या जो है विशेषता को उच्च मान करके पूरे संपूर्ण समाज को देखने की कोशिश करता है। ये सामान्य भावना है। लोग अपने धर्म को उच्च, दूसरे धर्म को निम्न मानते हैं, जबकि ये धारणा ठीक नहीं है। स्वतंत्रता से पहले ऐसा नहीं कि हमारे समाज में विविधता नहीं थी, संजातीयता नहीं थी, सांस्कृतिक विविधताएं नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। वो एक मिश्रित सांस्कृतिक संपदा थी हमारे देश की, मिश्रित सांस्कृतिक संपदा थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखें तो राजनीतिक लाभ के लिए प्रत्येक समुदायों को के अंदर उनकी विचारधारा में संजातीयता की प्रवृत्ति पैदा की जाती है, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या पैदा करती है। अभी राजनीति में ही देखिए तो जैसा कि एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी ने जाति का राजनीतिकरण, राजनीति का जातीयकरण जैसी अवधारणाएं दी हैं, जिसमें उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है किस आधार पर तय की जाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष समाज के विशेष क्षेत्र में किस जाति की बहुलता है। तो इस तरीके से अगर इन चीजों को उभारा जाता है तो संजातीयता की प्रवृत्ति ज्यादा कट्टर रूप में पैदा होती है और एथनोसेंट्रिसिज्म के कारण राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पैदा होती है। जब आप अपनी संस्कृति को सर्वा मानते हैं, अपने जीवन शैली को अच्छा मानते हैं, दूसरे की जीवन शैली को खराब मानते हैं, उसको मतलब घृणित नजर से देखते हैं। देखिए, संजातीयता की भावना अच्छी है, लोगों के अंदर होती है क्योंकि कल्चर से सब लोग जुड़े होते हैं, लेकिन कट्टरता आ जाना उसमें ये समाज के लिए नुकसानदेह है, जिसमें निजात केंद्रवाद या स्वजाति केंद्रवाद की विचारधारा पनपती है। ये एथनोसेंट्रिसिज्म की अवधारणा सबसे पहले चर्चा जो समाजशास्त्रियों में की, उनका नाम है W.G. समनर ने 1906 में होकवेज, एक किताब इनकी है, बहुत प्रसिद्ध किताब है होकवेज, समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है। समाजशास्त्र की पहली पुस्तक मानते हैं होकवेज को, 1906 में समनर ने लिखी थी। इसमें सबसे पहले एथनोसेंट्रिसिज्म का विचार विलियम ग्राहम समनर ने दिया था। उन्होंने माना कि इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग अपनी संस्कृति को या अपनी संस्कृति के मूल्यों के आधार पर
दूसरे संस्कृति के मूल्यों प्रतिमानों को समझने की कोशिश करते हैं और इस क्रम में दूसरी संस्कृति को बुरा और अपनी संस्कृति को उच्च या अच्छा मानते हैं। ऐसी विचारधारा आती है। इस तरह से एक अवधारणा और निकल के आती है जेनोसेंट्रिसिज्म। ये एथनोसेंट्रिसिज्म की विपरीत अवधारणा है, इसका जस्ट उल्टा है। एक ऐसी विचारधारा जिसमें किसी संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति की बजाय दूसरे संस्कृति के तत्वों को, दूसरे संस्कृति के मूल्य प्रतिमानों को बेहतर मानते हैं। और ये वर्तमान आधुनिक समाज में देखा जाए तो बहुत लोगों के मन में विचारधारा होती है कि अमेरिका में तो ऐसा है, यूरोप में तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं, है ना। देखिए वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी है, वहाँ लोग ज़्यादा स्वतंत्र हैं। तो एक आज आधुनिकता या ग्लोबलाइजेशन के युग में, दिखावे के युग में हम कभी कभी दूसरी संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और अपनी संस्कृति के मूल्य और प्रतिमान हमको कमजोर दिखने लगते हैं। तो ऐसी विचारधारा क्या कहलाती है? स्वजाति विरोधवाद या जेनोसेंट्रिसिज्म। इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश अगर याद रखेंगे तो कभी भी मिस नहीं होगा क्वेश्चन। इसको हम पी हर्टन से जोड़ते हैं। जो विचारधारा है ये एक समाजशास्त्री है पी हर्टन, उनके विचारों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद एक संजातीयता से रिलेटेड या सांस्कृतिक विविधता से रिलेटेड एक नई अवधारणा और देखने को मिलती है। तीसरी अवधारणा है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये क्या है? ये वैज्ञानिक अवधारणा है। क्या है ये? वैज्ञानिक अवधारणा है, अच्छी अवधारणा है, सबसे सटीक विचारधारा है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी संस्कृति या किसी भी समाज की संस्कृति के लोग या किसी संस्कृति का अध्ययन करते समय हम उस विशेष संस्कृति के मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर ही उस संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि संसार में अच्छा या बुरा सापेक्ष होता है, एक्सट्रीम कुछ नहीं होता है। मतलब एक किसी भी संस्कृति के तत्व अच्छे हैं या बुरे हैं, ये उस संस्कृति के आधार पर ही, उस संस्कृति के मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर ही उसको जज करना चाहिए। जो हमारे यहाँ अच्छी है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के यहाँ अच्छी हो, दूसरे समाज में उसकी उपयोगिता हो। तो हम अपनी संस्कृति के मूल्यों और प्रतिमानों को अपनी संस्कृति के हिसाब से ही बनाते हैं और दूसरी संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से बनाते हैं। तो किसी विशेष संस्कृति मतलब किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करते समय उसकी परिस्थितियों के हिसाब से, उसके मूल्यों प्रतिमानों के हिसाब से ही अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रत्येक संस्कृति अच्छी लगती है। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में उच्च है, उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उच्च है, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि संस्कृति का निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही होता है। तो अगर उस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति उस सांस्कृतिक तत्वों से हो रही है तो वो संस्कृति अच्छी है। और हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के तत्वों को या अपनी सांस्कृतिक विचारधारा के आधार पर उस तत्व को परखने की कोशिश करते हैं और यही गड़बड़ी होती है। तो ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद वैज्ञानिक अवधारणा है। और इसकी सबसे पहले चर्चा कौन करते हैं? फ्रेंच बोआस। ये विचार जो है, विचार है लेकिन विचार की बात, ये शब्द नहीं दिया था फ्रेंच बोआस ने। फ्रेंच बोआस ने कल्चरल रिलेटिविज्म संबंधी विचार दिया था। इन्होंने जनजातीय समाज की संस्कृति का अध्ययन करते समय इन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्कृति के अपने मूल्य, अपने प्रतिमान है, उनके अपने विचारधाराएं, उनकी अपनी मतलब टेक्निक्स है, रहने जीवन पद्धति, जीवन शैली है। तो उसी आधार पर उस संस्कृति को समझा जाए। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में उच्च है और अगर ऐसी विचारधारा अगर हमारे समाज में आ जाए तो वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष नहीं होंगे। ना हिंदू मुस्लिम का संघर्ष होगा, ना हिंदू ईसाई का संघर्ष होगा, मतलब इस तरीके से कोई संघर्ष नहीं होंगे, क्योंकि ये माना जाएगा कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले 1893 के अमेरिका के जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उसमें कहा था ना कि ये जो विभिन्न धर्म हैं ये उसी प्रकार है जैसे ईश्वर एक है, सब ईश्वर की खोज में ही है। जिस प्रकार से विभिन्न नदियाँ अंत में जा करके समुद्र में ही गिरती, उसी प्रकार से विभिन्न धर्म भी उसी एकत्व की खोज के लिए ही
निकलते हैं, उनके रास्ते अलग अलग हैं, पद्धतियाँ अलग अलग, तरीके अलग अलग हैं। तो इसी तरीके की विचारधारा ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की है, जिसका सूत्रपात फ्रेंच बुवास ने अपने अध्ययन में किया था। हाँ, इनकी जो शिष्य हैं रॉबर्ट लोबी, जो शिष्य हैं रॉबर्ट लोबी या और भी उनके जो शिष्य थे, इन्होंने बाद के अध्ययनों में इस विचारधारा को इस नाम से फैलाने का काम किया। जब ये विचारधारा को फैलाया रॉबर्ट लोबी ने, तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद नाम से प्रसिद्ध हुई और इसको टर्म्स दिया गया शब्द। तो ये जो अवधारणा है सांस्कृतिक विविधता की और संजातीय विविधता की। अब हम आगे के चैप्टर्स में ये जो सांस्कृतिक विविधता के विभिन्न पक्षों को हम अलग अलग जो है अध्ययन करेंगे, जैसे कि भाषाई विविधता। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो हम भाषाई विविधता पे, भारत की भाषाई विविधता पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।